हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वो ये आपका IES 2023 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पूरे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से जो आपके रिलेटेड है वो क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। 1 बाय 1 करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द तरजागी द फाउंडेशन इज सैलो। सैलो फाउंडेशन कब होता है तरजागी के बेसिस पे? वो तभी होता है जब आपका DF/B रेशियो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपका जब लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तभी आपका ये सैलो फाउंडेशन था। जब और अदर केसेस अगर हम देखें ना, तो अदर केसेस में आपका है कि जब DF/B 1 से लेके 15 तक रहेगा तो मॉडरेटली डीप फाउंडेशन होगा। ठीक है, और जब DF/B ये जब ग्रेटर देन 15 हो जाएगा तो ये डीप फाउंडेशन में आ जाता था। ठीक है, डीप फाउंडेशन में। तो यहाँ पे आपसे सैलो फाउंडेशन पूछा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दैट इज डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखें तो द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जब आप फाउंडेशन में देखते हो, ठीक है, तो फाउंडेशन में दो टर्म्स आपका होता है। एक तो आपका क्या होता है, शियर फेलियर से गवर्न होता है बियरिंग कैपेसिटी, और एक बियरिंग कैपेसिटी किससे गवर्न हो रहा होता है, सेटलमेंट से। ठीक है, तो आपका जो शियर फेलियर से गवर्न हो रहा होता है बियरिंग कैपेसिटी, वही आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आता है। ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो द मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी काउजिंग शियरिंग फेलियर, नेट प्रेशर बोल दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेट में क्या होता है, ग्रॉस प्रेशर आप लेके चलते हो। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच द सॉइल फेल बाय द शियर। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि शियर फेलियर भी है, फेल बाय शियर है, और आप क्या देख रहे हो, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी आप देख रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट विच द सॉइल फेल्स इन शियर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ जियोसिंथेटिक। जियोसिंथेटिक अगर आपको पता हो तो ये मेनली आप क्या होता है, फाइबर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। तो जियो टेक्सटाइल भी जियोसिंथेटिक का एक पार्ट है, जियो ग्रिड ये भी जियोसिंथेटिक का पार्ट है। बट दिस इज जियो ग्राउट। ग्राउटिंग आपने सुना होगा कि किसी भी केमिकल को क्या करते हो, आप इंसर्ट करते हो थ्रू द पोर्स इन ऑर्डर टू सील द पोर्स। ठीक है, तो वो ग्राउटिंग है। तो ये जियो ग्राउटिंग आप जनरल सिंथेटिक फाइबर थोड़ी ही है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जियो ग्राउट्स को हम जियो सिंथेटिक नहीं बोलेंगे। जियो नेट भी आपका क्या है, जियो सिंथेटिक का ही पार्ट है, बट दिस इज जियो ग्राउट इज नॉट द कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर द जियो सिंथेटिक। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ अगर ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज व्हेन जियो टेक्सटाइल इज यूज्ड इन द रोड वर्क। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जियो टेक्सटाइल होता है वो जनरली आप क्या करते हो, किसी भी लेयर्स, रोड के डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, जैसे आपका सब ग्रेड हो गया, ठीक है, उसके ऊपर आप सब बेस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो जनरली आप दो लेयर्स के बीच में क्या कर देते हो, जियो टेक्सटाइल को प्लेस करते हो। ठीक है, फिर आपका बेस लेयर होगा। ठीक है, तो दो लेयर्स के बीच में जब आप क्या करते हो, आप जियो टेक्सटाइल को प्लेस करते हैं, और इसका मेजर पर्पस क्या होता है कि ये पार्टिकल इसमें इंट्रूड ना हो जाए और ये वाला पार्टिकल इसमें इंट्रूड ना हो जाए। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। अगर मिक्स हो गया तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्ले करना था वो यह अपना कैरेक्टरिस्टिक प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे सारे मटेरियल क्या हो चुके हैं, एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रायर स्ट्रिपिंग ऑफ द नेचुरल सॉइल, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द एग्रीगेट वन ऑफ द ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मतलब आपको मिक्सिंग से आपने बचाया तो वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है, इकोनॉमी है। इंक्रीज इन डिफरेंशियल सेटलिंग, ये नहीं ऑप्शन हो सकता है। स्लोअर कंसोलिडेशन ऑफ द फील्ड, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एसपीटी एंड सीपीटी वैल्यू। मतलब आप क्या करते हो जब आप एसपीटी वैल्यू निकालते हो, ठीक है, उससे आप कैसे बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को रिलेट कर रहे हो, उससे कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं हुए हैं और उसमें आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो क्या बोल रहा है, द इंपेरिकल कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए, ठीक है, यूएसए की बात हो रही, इंडियन स्टैंडर्ड पे नहीं है, यूएसए में बात हो रही है, between and soil property indicates the value of n conforms the certain standard energy ratio, ठीक है। मतलब आपका क्या है, जब आप यूएसए के बेसिस पे चलेंगे ना तो जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसमें कुछ करेक्शंस आपके करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एनर्जी इम्पार्ट हो रहा है। जैसे आपका क्या है कि आप एनविल होता है, ठीक है, जिसपे आपका क्या होता है, हैमर स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। ये हैमर जो आप 63.5 केजी का जो हैमर आप देखते हो वो आके इस पे स्ट्राइक कर रहा होता है, तो इसका कुछ एनर्जी इसमें आता है, ठीक है। जैसे ये एनर्जी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी आपका ट्रांसमिट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग टू ये पेनिट्रेट करेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि एन वैल्यू एंड सॉइल प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन कन्फॉर्म्स टू द सर्टेन स्टैंडर्ड एनर्जी रेशियो, ठीक है। ये एनर्जी रेशियो के ही बेसिस पे क्या होगा, एन का वैल्यू आप इसमें इसके थ्रू आप यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन टू बी यूज्ड फॉर गेटिंग फाई इज करेक्टेड वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एन वैल्यू से जब आप फाई का वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो वो आपका एनर्जी से क्या होता है, करेक्टेड होके आता है, ठीक है। जिसमें बहुत सारा आप देखेंगे कि एनर्जी से करेक्शन होता है, फिर आपका बोरहोल डायामीटर से करेक्शन होता है, ठीक है, बोरहोल डायामीटर से करेक्शन होता है, फिर एयर से भी करेक्शन होता है, ठीक है। तो ये अलग करेक्शन, और फिर ओवरबर्डन से भी आप करेक्शन करते हो, ठीक है। तो ये सब आपका करेक्शन होता है जब आप यूएसए में एसपीटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड में हम एनर्जी पे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक दो ही है, एक आपका ओवरबर्डन है और दूसरा आपका क्या है, डायलेटेंसी है, ठीक है। लेकिन यूएसए में कितना एनर्जी दे रहा है, जैसे N60 भी हम लेते हैं, लाइक 60% हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का एनर्जी इफिशिएंसी है, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट होता है, बोर होल डायामीटर के बेसिस पे भी आप करते हो, फिर एरड के भी करेक्शन आप करते हो, ओवरबर्डन करेक्शन करते हो। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि एक चार्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जो कि मेनली आप यूएसए में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इनकरेक्टेड यूज किया गया है और उससे ये फाई निकाला गया है, ठीक है। और जब एक बार फाई आपको पता चल जाएगा तो फाई के बेसिस पे आप एन सी, एन क्यू, एन गामा तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि एन करेक्टेड है, और जो एन करेक्टेड है यह आपका एन करेक्टेड ऑब्वियस सी बात है एनर्जीज के टर्म्स में होंगे, ठीक है, बोरहोल डायामीटर के टर्म्स में होंगे और इवन एरर के भी टर्म्स में होंगे। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, द एंगल फाई ऑब्टेन बाय दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। ये गलत ऑप्शन है, तो ओनली 1 और 2 ऑप्शन आपके क्या क्या हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 1 और 2 आर द करेक्ट, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, द यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज यूसीएससी सिस्टम जो है is based on recognition of the टाइप एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंसीडरिंग। माने कौन सा मेजर आप फैक्टर को कंसीडर करते हो किसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेन लेंथ, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। अगर यूसीएस में देखें तो एक मेनली आपका क्या होता है, ग्रेडेशन, जिसको कि आप सीप साइजेस के बेसिस पे देखते हो, सीप साइजेस के बेसिस पे देखते हो। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका लिक्विड लिमिट होता है, ठीक है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, जो कि नहीं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से आपका क्या आता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट के बेस पे आप क्या कर देते हो, ए लाइन का आप इक्वेशन देखते हो, और यही दो फैक्टर मेजर यूसीएस को क्या करता रहता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ग्रेन लेंथ तो आता ही नहीं है, ग्रेडेशन ये आता है, इलास्टिसिटी का भी कोई रोल है नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी का भी कोई रोल नहीं है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफर डैम इज सुटेबल फॉर स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट कॉफर डैम आपको पता है ना कि क्या करता है, जब भी आप जैसे कॉफर डैम का मेनली क्या होता है, यूज वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के रूप में आप इसका यूज करते हो। ठीक है, कॉफर डैम क्या होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में आप यूज करते हो। ठीक है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए ये स्मॉल हाइट का है, तो जब स्मॉल हाइट का है तो कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जब कॉफर डैम है तो होता है तो उसमें कैंटिलीवर सीट पाइल कॉफर डैम होता है, ब्रेस्ट कॉफर डैम होता है, इम्बैंकमेंट प्रोटेक्टेड कॉफर डैम भी होता है, फिर डबल वॉल कॉफर डैम भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफर डैम्स है, लेकिन आपको स्मॉल हाइट देखना है ना, स्मॉल हाइट के लिए कैंटिलीवर टाइप ही आप यूज करते हो, क्योंकि अगर लार्जर आपका हाइट होगा तब तो आपको वाटर का सीपेज भी रोकना पड़ेगा, जो प्रेशर वाटर लगा रहा होगा उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट में यूज कर सकते हैं, अर्थ इम्बैकमेंट में यूज करते हैं। लेकिन जब आपका स्मॉल हाइट का है ना, तो सीट पाइल वॉल ही आपका मेजर रोल प्ले कर सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इसीलिए आप ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखें तो एक फुटिंग है। ठीक है, जिसका कि लेंथ आपका 3 मीटर दिया हुआ है, विड्थ आपका क्या 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर देखें तो ट्रांसमिट प्रेशर, प्रेशर आपको ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अगर ई की बात कर ले तो ई आपका 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, म्यू आपका दिया हुआ 0.48 है। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज द इमीडिएट सेटलमेंट एट द सेंटर एज्यूमिंग द फुटिंग टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी आप सेटलमेंट पे वर्क करते हो तो सेटलमेंट आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला आपके पास है Q इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IW, ये आपका फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर हो गया और गेट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, ये वैल्यू है, आप इस पे वैल्यू को पुट करिए दैट इज 160, केवल यूनिट सेम रखना है, तो ये यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं। डब्ल्यू बी क्या हो गया, बी इज द विड्थ, विड्थ आपका 1.5 हो गया, 1 माइनस म्यू 0.81 स्क्वायर हो गया, आई डब्ल्यू आप कितना ले लेंगे 1.52 ले लेंगे, और ई का वैल्यू 8 इंटू 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, करिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.0033509 मीटर आएगा। ठीक है, ये इतने मीटर पे आपका आ रहा है। जब आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3.509 mm। ठीक है, अगर ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं बोनस की स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। कौन सा आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्ट्रेन आइसोबार नहीं, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ये सही बात है। कोई भी जैसे आप जब लोड लगाते थे तो कोई भी हॉरिजेंटल प्लेन पे आप क्या करते थे, वर्टिकल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बेल्ट टाइप आता था ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये भी नहीं करते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ऑब्लिक प्लेन, ये भी नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज द वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन मेड बाय कूलम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज अर्थ प्रेशर थ्योरी फॉर सैंड फॉर एक्टिव केस। ठीक है, तो कूलम्स थ्योरी है, कूलम्स थ्योरी अगर आपको याद हो तो इंक्लाइन बैकफिल के लिए था। ठीक है, बैकफिल भी आपका इंक्लाइंड है, सरफेस ऑफ द वॉल भी आपका इंक्लाइंड हो सकता है। ठीक है, साथ में आपका क्या है, मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए था। ठीक है, होमोजीनियस आपका बैकफिल होना चाहिए था, बैकफिल आपका सैंड था, ये सब एजम्पशंस थे। वॉल
फ्रिक्शन होना चाहिए था, ठीक है, वॉल फ्रिक्शन भी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब वेरियस एजम्पशंस है, तो उसी एजम्पशंस में आपका बोला है कि कौन सा एजम्पशन आपका सही है, ठीक है। द रैप्चर सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, नहीं ये गलत बात है। जो रैप्चर सरफेस था वो प्लेनर टाइप ऑफ सरफेस था, ठीक है, जो आप इस तरह करके आप एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। देयर इज अ वॉल फ्रिक्शन ऑन द प्रेशर सरफेस, सही बात है ये, ठीक है। फेलियर इज 3 डायमेंशनल, नहीं हमने 2 डायमेंशनल में ही मेनली इसका कैलकुलेशन कर लिया था। द सॉइल इज कोहेसिव, नहीं जब सैंड के लिए तो सॉइल कोहेसिव हो ही नहीं सकता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जनरल कंसिडरेशन, ठीक है, जनरल कंसिडरेशन फॉर ए मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ वॉल फेलियर, ठीक है। जनरल कंसिडरेशन आपको देखना है किसके लिए, मैकेनिकली स्टेबलाइज अर्थ वॉल फेलियर के लिए, ठीक है। जहां पे एमएसई वॉल जो आपका फेलियर है उसके लिए जनरल कंसिडरेशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि बियरिंग कैपेसिटी फेलियर के बेसिस पे आप देखेंगे, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी फेलियर के बेसिस पे आप देख रहे होंगे, तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12th में आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एजम्पशन, ठीक है। फिर से आ रहा है कि जो तरजागी ने एजम्पशन यूज किया था व्हाइल डेवलपिंग द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन प्रोसेस का जो मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था उसके लिए तरजागी ने बहुत सारे एजम्पशंस एज्यूम किए थे, लाइक सॉइल टू बी सैचुरेटेड, ठीक है, सॉइल टू बी सैचुरेटेड, उसके बाद सॉइल एंड वाटर पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, ये सब बहुत। फिर आपका डार्सी लॉ वैलिड था, ठीक है, वो तो इसी में आ जाता था कि सॉइल इज सैचुरेटेड एंड डार्सी लॉ इज वैलिड, ठीक है। तो ये सब, तो कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन है, तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो सॉइल इज नॉन होमोजेनियस, गलत बात है, क्योंकि जितने भी एजम्पशंस हैं सभी में सॉइल को आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस एज्यूम किया गया है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो सॉइल नॉन होमोजेनियस नहीं था। द सॉइल पार्टिकल एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल, ये सही बात है कि वाटर एंड सॉइल पार्टिकल को इनकम्प्रेसिबल एज्यूम किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द पार्शियल डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू पार्शियल चेंज इन द वॉल्यूम, नहीं ये भी गलत था। द कोफिशिएंट ऑफ परमेएबिलिटी इज वेरिएबल ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ये भी गलत बात था, के को कांस्टेंट एज्यूम किया गया था, ठीक है, थ्रू आउट द डेप्थ। तो बी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। द पोरोसिटी ऑफ द रॉक डिपेंड अपॉन अ साइज एंड शेप ऑफ द रॉक ग्रेन, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज नॉट द ऑप्शन। Specific gravity is useful for calculating the rock overburden stresses, ये भी स्टेटमेंट सही है, but this option will be not there. The porosity does not depend upon the rock mechanical process, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पोरोसिटी आपका रॉक मैकेनिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। द पोरोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल रॉक ग्रेन इज हाई इन केस ऑफ क्यूबिकल पैकिंग, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सो सी स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो कि मैकेनिकल प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, गलत बात है, ये मैकेनिकल प्रोसेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है पोरोसिटी, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन, जब सबसरफेस आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला अगर देखें, टू एस्टैब्लिश द जियोलॉजिकल प्रोफाइल, सही बात है, क्योंकि आप पता करते हो कि किस तरह का लेयर्ड सॉइल है, कौन सा आपका सॉइल लेयर कितने डेप्थ तक गया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, ये सब आप पता कर लेते हैं किससे, सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन से। टू एस्टैब्लिश हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन, ये सही बात है, वाटर टेबल कहाँ पे है, किस डेप्थ पे आपका प्रेजेंट है, ये सब आप पता कर लेते हो किससे, सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है। टू मॉनिटर फ्यूचर चेंज इन ग्राउंड कंडीशन थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर चेंजेस भी हम पता कर सकते हैं बाय सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन करके कि फ्यूचर में आपका प्रोफाइल कैसा होने वाला है, ठीक है। तो ऑल 3 ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है, तो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके आए हुए थे जियोटेक से रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है।